पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सके। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बेहद उपयोगी साबित होगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया। ये भारत के सबसे बड़े ट्रेन एक्सीडेंट में से एक है। इसमें लगभग 290 लोग मारे गए और 1000 से अधिक लोग इंजर्ड हुए हैं। इस ट्रेन एक्सीडेंट से जुड़े रीसेंट स्टेटमेंट में रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में चेंजेस को इस एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया है। आइए जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक टाइप का रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम है। इस सिस्टम को ऐसे डिजाइन किया गया है कि सिग्नल केवल तभी आगे बढ़ने के लिए ग्रीन होगा जब आगे का रूट क्लियर हो। इसके लिए ट्रैक पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक सर्किट्स लगाए जाते हैं जो ट्रेन की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। साथ ही यह पॉइंट्स ट्रैक के मूवेबल सेक्शन जो ट्रेन्स को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर डायरेक्शन चेंज की परमिशन देते हैं को भी अलाइन करके सिग्नलिंग की और भी बेहतर बनाता है। इस तरह से यह सिस्टम ट्रेन कोलिजन को रोकने की बेटर अरेंजमेंट्स के रूप में जाना जाता है, लेकिन रीसेंट एक्सीडेंट ने इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मातृभूमि स्कीम को जल्द ही अर्बन एरियाज में भी स्टार्ट किया जाएगा। इस स्कीम के थ्रू दो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प मिलेगी। पहला, स्टेट के लोग अपनी रूट्स से फिर से जुड़ सकेंगे और दूसरा, वो अपनी मदरलैंड के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। इस स्कीम के तहत राज्य के बाहर या विदेश में रहे गांव या अब शहर के लोग भी अपने गांव या शहर के लिए कम्युनिटी सेंटर, लाइब्रेरी आदि बनवा सकेंगे। गौरतलब है कि प्लानिंग कॉस्ट का 60% इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूटर द्वारा किया जाएगा, जबकि प्लानिंग कॉस्ट का 40% और लैंड स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। आपको बताते चले कि यूपी में मातृभूमि स्कीम 15 सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी। इस स्कीम का मोटिव रूरल एरियाज में डेवलपमेंट में पीपल पार्टिसिपेशन को एश्योर करना है। इन दिनों गवर्नमेंट ओन्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी फर्म इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड राजस्थान में सॉल्ट केवन बेस्ड स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स बनाने की पॉसिबिलिटी पर रिसर्च कर रही है। यह सॉल्ट केवर्न्स अंडरग्राउंड रॉक केव से अलग होते हैं। इन केवर्न्स को सोल्यूशन माइनिंग प्रोसेस से डेवलप किया जाता है। इस प्रोसेस में सॉल्ट डिपॉजिट को डिसॉल्व करने के लिए वाटर पंप किया जाता है। फिर इस प्रोसेस के दौरान बने ब्राइन यानी नमक घुले पानी को बाहर निकाल लिया जाता है और क्रिएटेड स्पेस को स्टोरेज की तरह यूज किया जाता है। यह केवर्न्स स्टोरेज के लिए बनाए जाने वाले रॉक केवर्न्स से सिंपलर, फास्टर और लेस कॉस्ट इंटेंसिव होते हैं। साथ ही इन वेल सील्ड गुफाओं की ऑयल ऑब्जॉर्बेंसी कैपेसिटी भी बहुत कम होती है, जो इन केवर्न्स को स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स के लिए बेटर ऑप्शन बनाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में प्रेजेंट में 3 स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हैं, जिनमें 2 कर्नाटका के मैंगलोर और पदूर में तथा तीसरा आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। ये सभी रिजर्व्स रॉक केवर्न से बने हैं। दुनिया भर में 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कॉट दे आइवरी द्वारा नेदरलैंड की साझेदारी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इस साल की थीम सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन रखी गई है। सोशल मीडिया पर #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन के हैशटैग के साथ कैंपेन भी चलाया जा रहा है। गौरतलब है कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम अपने स्थापना दिवस यानी 5 जून 1973 से वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। इसे अर्थ पर लाइफ सेविंग अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह कंडक्ट किया जाता रहा है। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी, केनिया में है। यूएनईपी कई मल्टीलैटरल एनवायरनमेंट अग्रीमेंट्स और कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज साइट्स आदि के लिए सेक्रेटरीट सर्विस प्रोवाइड करता है। इस आयोजन के साथ साथ यूएनईपी द्वारा अर्थ की एनवायरमेंटल स्टडी और वर्ल्ड को अलर्ट करने के लिए कई रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है, जैसे इमिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लैनेट एटसेट्रा। हाल ही में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग का 8th एडिशन रिलीज किया। इस फ्रेमवर्क रैंकिंग की ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास ने लगातार 5वीं बार फर्स्ट पोजीशन अचीव की है, जबकि आईएम अहमदाबाद टॉप मैनेजमेंट कॉलेज का दर्जा हासिल करने में कामयाब रहा। वहीं यूनिवर्सिटी कैटेगरी में आईआईएससी बैंगलोर टॉप पर रही और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च हैदराबाद को पहली बार टॉप फार्मेसी की रैंकिंग दी गई है। आपको बताते चले कि नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क को मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी द्वारा अप्रूव किया गया था। इस रैंकिंग को पहली बार 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। अब तक यह कुल 12 कैटेगरीज में जारी की जाती थी, लेकिन इस बार यह 13 कैटेगरीज में जारी की गई है। एनआईआरएफ में एक न्यू कैटेगरी एग्रीकल्चर और एलीट सेक्टर्स ऐड की गई है। इस कैटेगरी में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फर्स्ट प्लेस अचीव करने में सफल रहा है।
तो ये था आज का पीसेस अप टू डेट। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। कोई भी आपके डाउट्स हैं तो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।